नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी का हरिद्वार दौरा, 62वें अखिल भारतीय शास्त्रोत्सव समापन में की शिरकत, बाबा रामदेव भी रहे मौजूद। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के पहले दिन 1,65,000 रजिस्ट्रेशन, सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए हुए पंजीकरण, प्रशासन तैयारियों में जुटी। रामनगर में स्वास्थ्य सेवा बदहाली को लेकर जनता में गुस्सा, पीपीपी मोड से हटाने की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, मंत्री रावत का फूका पुतला। उत्तराखंड में 110 अवैध मदरसे सील, सीएम धामी के निर्देशन पर एक्शन जारी, प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अवैध मदरसे। और देहरादून में झंडा मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब, जयकारों से गूंजी द्रोण नगरी, निकाली गई ऐतिहासिक नगर परिक्रमा। प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर 22 मार्च से 25 मार्च तक सभी जिला मुख्यालयों में और 24 मार्च से 30 मार्च तक ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने सरकार के 3 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई और सरकार के 3 साल के कार्यकाल को शानदार और बेमिसाल बताया। 3 वर्षों में एक युवा मुख्यमंत्री ने युवा सोच और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर से जो धामी जी ने 3 वर्षों में काम किए हैं, उसको उत्तराखंड के लिए मैं ये कह सकता हूं कि एक मील का पत्थर साबित होगा। देवभूमि के स्वरूप को बरकरार रखने के लिए जो सारे काम करने चाहिए थे, चाहे हमारा जो यहाँ का अध्यात्म है, हमारे ऋषि मुनियों की जो ये तपस्थली है, उसको अधिक से अधिक लोग यहाँ पर कैसे आएं, कैसे उत्तराखंड को समझें, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने जहाँ एक और रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और रेलवे कनेक्टिविटी भारत सरकार के साथ मिलकर के उस पर एक बड़ा प्रयास किया है, उसके साथ साथ ही एक नई टेक्निक से रोपवे, अभी जो केदारनाथ जी का, हेमकुंड साहिब का, मसूरी का, पुण्यागिरी का, यमुनोत्री का, ये तमाम जो रोपवे बन रहे हैं, ये भी उत्तराखंड के पर्यटन की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होंगे। प्रेम, सद्भाव, आस्था का प्रतीक देहरादून का ऐतिहासिक झंडा मेले के तीसरे दिन राजधानी की सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ा तो जयकारों से द्रोण नगरी गूंज उठी। श्री झंडे जी आरोहण के तीसरे दिन ये निकाली गई ऐतिहासिक नगर परिक्रमा से द्रोण नगरी सुबह से ही आस्था में डूबी रही। नगर परिक्रमा में श्री महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में हजारों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर गुरु महाराज के जयकारे लगाए। नगर परिक्रमा कांवली रोड होते हुए घंटाघर पहुंची। झंडारोहण के एक दिन बाद जो हमारी प्राचीन परंपरा है कि जो पुराना देहरादून नगर है, संगतें जो हैं उसकी परिक्रमा करती है। इसके पीछे इतिहास ये है कि जब गुरु महाराज जी यहाँ पे तपस्या कर रहे थे तो वो देहरादून नगर का भ्रमण करते थे और जो उस समय स्थानीय संगतें थी उनको दर्शन देते थे और उनका दुख सुख बांटते थे। तो आज भी संगतें जो हैं उसी मार्ग का अनुसरण कर रही है और उसी पर अपनी पदयात्रा कर रही है। अपर सचिव निकिता खंडेलवाल ने नारसन ब्लॉक का दौरा किया, जहां पर उन्होंने हरचंदपुर निजामपुर गांव का निरीक्षण किया। सचिव ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, जहां पर निर्माणाधीन पानी की टंकी से होने वाली समस्याओं से अवगत कराया, जिन्हें उन्होंने जल्दी ही सुधारने की बात कही। जिसके बाद अपर सचिव ने ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत किसान महिलाओं ने
फूलों की खेती करने वाली समूह की महिलाओं से भी मुलाकात की और परियोजना के बारे में पूरी जानकारी ली। है कि शासन से निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे आए थे कि सभी अपर सचिव जो शासन में हैं वो सबको ब्लॉक आवंटन हुए थे और मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो धरातल पे किस प्रकार से उतर रही हैं, क्या उन योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई समस्या आ रही है, इसको जानने के लिए था। तो अभी जब मैं यहाँ पे फील्ड विजिट पे आई हूँ तो अभी निजामपुर गांव में हम लोगों ने वहाँ पे बैठक करी, वहाँ के गाँव वासियों के साथ थोड़ा यहाँ पे ब्लॉक नारसंग का क्षेत्र भ्रमण किया। तो कुछ मुख्य चीजें सामने आई हैं कि लोग कुछ स्कीम से काफी खुश भी हैं, कुछ उन्होंने बेहतरी भी प्रस्तावित करी है। पेयजल की समस्या थोड़ी सी लोगों में ज्यादा है क्योंकि मेंटेनेंस का जो काम होता है वो ऑनगोइंग काम होता है, तो वो टाइम भी लेता है कि आज अगर कोई नल खराब हुआ है या कोई पाइपलाइन टूटी है तो उसको समय लगता है ठीक होने में। तो ये थोड़ा सा लोगों के विशेष हो रहा है। दूसरा, लोगों से जब मेरी बातचीत हुई तो क्या क्या उनको समस्याएं हैं और किस तरीके से वो डिजिटली अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें भी काफी चर्चा हुई। रुड़की के पीर बाबा कॉलोनी में बीच रास्ते में किया गया अतिक्रमण आखिरकार कोर्ट के आदेश पर रुड़की तहसील के अमीन रामपाल पासवान द्वारा हटवाया गया। आपको बता दें, बीच रास्ते में किए गए अतिक्रमण को लेकर आज से 22 साल पहले रेखा यादव की तरफ से कोर्ट में शिकायत दायर की थी, जिसके बाद अब जाकर कोर्ट ने तहसील प्रशासन को बीच रास्ते में किए गए अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद तहसील के अमीन रामपाल पासवान ने जेसीबी लेकर अतिक्रमण को हटवाया। अवैध निर्माण इसको हटाया जा सकते हैं। ये क्या मकान है? उर्मिला देवी। अच्छा, कितने टाइम से, कितने साल से ये पंजीकरण था? 2003 का है मूल बात है ना, 2003। हाँ, तो हमारे न्यायालय के आदेश से हो रहा है जो भी हो रहा है। हाँ, वो 2003 के मुकदमा है। डोईवाला के रानी पोखरी शांति नगर क्षेत्र में आंगनवाड़ी लाभार्थियों और बच्चों की निरंतर बढ़ती हुई संख्या के चलते आंगनवाड़ी भवन का अत्यंत आवश्यकता थी, तो वहीं रानी पोखरी ग्राम सभा में निरंतर हो रहे विकास कार्यों के चलते ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी के प्रयासों से लगभग 12 लाख रुपए की लागत से सुंदर और भव्य आंगनवाड़ी भवन बनकर तैयार हुआ, जिसका विधिवत लोकार्पण ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी द्वारा किया गया। भवन निर्माण होने से शांतिनगर के क्षेत्रवासी और आंगनवाड़ी लाभार्थियों में खुशी है। आंगनबाड़ी तो मेरे यहाँ 6 हैं और बहुत आवश्यकता है, लेकिन एक आंगनबाड़ी सरकार के द्वारा ब्लॉक के माध्यम से यहाँ पर पास हुआ था, तो ये आंगनबाड़ी आज हमने तैयार कर दिया है और जो है आज बच्चों के लिए भी हमने इसका उद्घाटन कर दिया है। और हमारे सभी वार्ड मेंबर्स और हमारे जो आंगनबाड़ी महिलाएं हैं और गांव की महिलाएं और बच्चे सब लोग यहाँ पर आज रहे और उसको हमने जो है इन लोगों को बच्चों के लिए इसको हमने उनको समर्पित किया है। देहरादून के पुरुकुल किमनी के बीच 2 सड़क बनने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ सुनवाई के दौरान डीएफओ मसूरी और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के मुख्य अभियंता कोर्ट में पेश हुए, जहां दोनों ओर की बातें सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 अप्रैल को करने की बात कही है। मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को संबंधित सभी फोटोग्राफ डीएफओ मसूरी और मुख्य अभियंता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने 4 अप्रैल को डीएफओ मसूरी और चीफ इंजीनियर को वर्चुअली पेश होने के लिए भी कहा। उत्तराखंड में बीते रविवार एक बार फिर से चिपको आंदोलन की गूंज सुनाई दी। इस बार आंदोलन का केंद्र ऋषिकेश भानियावाला 4 लेन परियोजना रहा, जिसका जायजा लेने जन टीवी संवाददाता पहुंचे। इस परियोजना के तहत 21 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण के लिए लगभग 3000 से ज्यादा पेड़ों को काटने की योजना बनाई गई थी। इसके बाद देहरादून निवासी पर्यावरण प्रेमी द्वारा मामला नैनीताल हाईकोर्ट ले जाया गया, जहां नैनीताल हाईकोर्ट ने फिलहाल इन पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है। लेकिन बीते रविवार को तमाम पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय लोगों द्वारा इन पेड़ों को बचाने के लिए एक बार फिर से चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी। इस वक्त जन टीवी की जो टीम है आज पहुंची है ऋषिकेश जो डोईवाला हाईवे है उस पर पहुंची है और ये मैं बताना चाहूँगा कि हाईवे चौड़ीकरण के नाम पर जो है सरकार द्वारा 3000 से अधिक पेड़ों को जो है काटने का जो निर्णय लिया गया था
उसके बाद जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई। हालांकि हाईकोर्ट ने इन पेड़ों को काटने पर जो है रोक लगा दी है, पर बीते रविवार कई पर्यावरण प्रेमी यहाँ पर आए और उन्होंने एक चिपको आंदोलन की, दूसरे चिपको आंदोलन की यहाँ से शुरुआत करी। और उनका कहना है कि इन पेड़ों की विकास के नाम पर बलि देना कहाँ तक जायज़ है। लगातार जो है सरकार जो है विकास के नाम पर तमाम जो है हरे भरे पेड़ों की बलि देती आ रही है। तमाम जो है सड़कें चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों का कटान हो रहा है। पर्यावरण प्रेमी इस बात को लेकर के खासा नाराज हैं। बीते रविवार यहाँ चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई और बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमियों ने यहाँ पर आंदोलन करा, पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांध करके इन पेड़ों को बचाने की बात कही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि विकास के नाम पर क्या ये पेड़ बलि चढ़ेंगे या बच पाएंगे। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष। रुड़की के गणेशपुर गंग नहर पुल से सैनिक कॉलोनी की तरफ जाने वाले गंग नहर किनारे मार्ग पर नहर किनारे रेलिंग न लगाए जाने और कूड़े का ढेर जमा होने की वजह से स्थानीय लोगों में खासा रोष व्याप्त है। वार्ड नंबर 15 पार्षद प्रतिनिधि हरीश शर्मा और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि गंग नहर किनारे कूड़ा घर बनाया हुआ है, जहां कूड़ा नहर में डाल दिया जाता है, जिससे गंदगी और बीमारी फैलने की आशंका है। तो वहीं उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा गंग नहर किनारे रेलिंग भी नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से दुर्घटना होती रहती है और एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। और यहाँ से जो है ये गणेश चौक है, हमारे जो है कॉलोनी को रोड जाता है। और ये अभी से नहीं, मैं 15 साल से जो है इसका प्रयास कर रहा हूँ कि ये गंगा जो है हमारी बह रही है। वैसे तो बोलते हैं कि गंगा को शुद्ध रखो, स्वच्छ रखो, लेकिन गंगा के किनारे ये कूड़ा घर जिसमें जो है पता नहीं कितने गंदगी भर के जो है यहाँ पे जो डालते हैं, और वो जो डोजर आता है वो उठाने के बाद में सीधा गंगा जी में डाल देता है और लेके नहीं जाता है। यहाँ पे अभी स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे जो है गंगा जी को आधा ढक दिया गया है, कूड़ादान बना दिया गया है। तो ये जो है सेंटर तक जानी चाहिए आवाज। और मैंने जो है ये जो है कई बार जो है लेटर भी लिखे हैं अपने मेयर को। इससे पहले गौरव गोयल जी थे, उससे पहले यशपाल राणा जी थे, और मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला हुआ है। यहाँ नहर के किनारे हम खड़े हैं, गंग नहर का ये पीडब्ल्यूडी का रोड है, शिवाजी चौक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुद्दा ये है कि यहाँ पे नहर के किनारे कोई भी रेलिंग नहीं लगी है, कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ किसी टाइम भी, रात को, दिन में एक बड़ी दुर्घटना किसी टाइम भी हो सकती है। अभी पीछे हमारे आदरणीय कपूर अंकल जी रहते हैं, उनके कोई जानकार थे, स्कूटर से यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, उनका स्कूटर डिसबैलेंस हुआ और जाल में आके यहाँ पे अटक गया। वो बेचारे इतने ज़्यादा घबरा गए कि वो बल्कि हमें बोलने लगे कि आज तो हमारी मौत ही हो जाती है, आज हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते, एक बड़ा हादसा यहाँ पे हो जाता। देखिए, यहाँ पे इतनी बिल्कुल भी मतलब रेलिंग के नाम पे यहाँ पे सिर्फ डंडे गड़े हुए हैं, कोई रेलिंग नहीं लगी हुई। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर जनता का गुस्सा अब सड़कों पर नजर आ रहा है। रामनगर के सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की मांग जोर पकड़ रही है और इसी मुद्दे को लेकर लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का पुतला फूंका। रामनगर में स्वास्थ्य सेवाओं को निजी हाथों में देने का सरकार का फैसला अब जनता के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। स्थानीय लोग लगातार इस अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की मांग कर रहे हैं और इसी के तहत पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में लोगों ने कल 24 घंटे का अन्न जल त्याग कर अनशन शुरू किया था, जिसके बाद आज स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन कर आक्रोश जताया। लगातार हमारी मांग रही, रामनगर की जनता की मांग रही है कि रामनगर के अस्पताल में जो लचर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उन स्वास्थ्य सेवाओं को जो है दुरुस्त किया जाए और इसे पीपीपी मोड से हटाया जाए। लेकिन सरकार के कानून में जू नहीं रेंग रही है और मार्च में इन्होंने कहा था, सरकार के खुद बयान थे, मुख्यमंत्री जी का बयान था, स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान था कि मार्च में हम इसको पीपीपी मोड से हटा देंगे। लेकिन ये पुनः 3 माह के लिए बढ़ने जा रहा है, जिसको लेकर मैंने और मेरे साथियों के साथ यहाँ पर हमने 24 घंटे ना हमने पानी पिया, ना हमने खाना खाया, हमने अन्न और जल त्याग कर यहाँ पे अनशन पूरा किया। जो अनशन हमारा अभी हमारे यहाँ के नवनिर्वाचित चेयरमैन हैं, उन्होंने जूस पिलाकर हमारा अनशन तोड़ा है और उसके बाद हमने यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का पुतला फूंक कर विरोध दर्ज कराया है। यदि इसके बाद भी सरकार के कानून में जू नहीं रेंगती है तो हम मार्च अप्रैल में एक बड़ा आंदोलन जनता के साथ मिलकर इसको पीपीपी मोड से हटाने के लिए करेंगे। और फिलहाल के लिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार
फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर रुड़की से है, जहां सिविल लाइन रुड़की में अवैध निर्माणों का बोलाबाला है। आपको बता दें, बाहर से शटर डालकर अंदर ही अंदर बड़ा निर्माण जारी है और एचआरडीए की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश भी। हाल ही में जन टीवी पर सिविल लाइन में अवैध निर्माण की खबर प्रकाशित हुई थी, जब एचआरडीए ने खबर का संज्ञान लेकर अवैध निर्माण को रोकने की कार्रवाई की थी। लेकिन अब एक और अवैध निर्माण की तस्वीर सामने आई। जानकारी के मुताबिक ये नजूल की भूमि में अवैध निर्माण किया जा रहा है। अल्मोड़ा के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में छावनी परिषद ने बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी। छावनी परिषद मुख्य अधिशासी अधिकारी कुणाल रोहिल्ला ने बताया कि बार बार नोटिस देने के बावजूद करदाताओं ने कर जमा नहीं किए। राज्य सरकार के विभागों, दुकानदारों और अन्य पर छावनी परिषद की लगभग 5 करोड़ रुपए की देनदारी है। उन्होंने कहा, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले यदि दुकानदारों ने करों का भुगतान नहीं किया तो परिषद कब्जा लेकर दुकानों की नीलामी करेंगी। नगर में छावनी परिषद के अधीन लगभग 250 दुकानें आती है। करोड़ों की बकायेदारी दुकानदारों पर है। उन्होंने बकायेदारों से शीघ्र ही कर जमा करने की अपील की है। ये रानीखेत में हमारी लगभग 200 के आसपास दुकान है, तो उसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए जो है वो बकाया है। तो इसके लिए कैंट बोर्ड काफ़ी प्रयास कर रहा है। इसी के अंतर्गत एक मीटिंग भी बुलाई गई थी व्यापार संघ के साथ, तो व्यापार संघ से भी हमें सहयोग मिला है और जो बड़े जो टैक्स डिफॉल्टर्स हैं उनको नोटिसेस भी दिए गए हैं। और अभी जो मार्च के महीने में अलग अलग जगह कैंप भी लगवाए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हो पाए। ये हमारा टारगेट है कि मार्च के महीने में ही ये टारगेट पूरा किया जाएगा। तो जानना चाहेंगे, विकास कार्य जो कैंट बोर्ड में किए जा रहे हैं, क्या क्या विकास कार्य हो रहे हैं इस समय वर्तमान में? वर्तमान में कैंट बोर्ड जो है, कैंट छावनी के जो रेजिडेंट हैं उनके लिए विकास कार्य के लिए हमेशा आगे बढ़ के करवाता रहा है कार्य। तो इसी के अंतर्गत हम अगले जो हमारे कुछ कार्य हैं, जो हमारा जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है वहाँ पे एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया जाएगा। हाईकोर्ट ने मसूरी के प्रसिद्ध जॉर्ज एवरेस्ट एडवेंचर को लीज पर दी गई 142 एकड़ भूमि के आम रास्ते पर टोल टैक्स वसूलने पर अंतिम रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। अधिवक्ता विनीता नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ये पार्क 142 एकड़ में फैला है और यूटीडीबी की एक संस्था को 1 करोड़ प्रति वर्ष की दर से इसे पट्टे पर दिया है। वर्षों पुरानी सार्वजनिक सड़क पर अवैध रूप से टोल वसूला जा रहा है। यहाँ हेलीपैड, हार्ट्स कैफे, संग्रहालय और वेधशाला भी लीज पर दे दी गई हैं। कोर्ट ने फिलहाल टोल वसूली पर रोक लगा दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रवेश शुल्क पर रोक नहीं लगाई है। दिनेशपुर थाना अंतर्गत जयनगर के महिपाल यादव और श्यामपाल के घर से 19 मार्च को चोरी होने की रिपोर्ट दिनेशपुर थाने में दी थी। पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस दौरान पुलिस क्षेत्र अधिकारी दौलत राम वर्मा ने कहा, कुछ दिन पहले 2 घरों में चोरी हुई थी। चोरों को पकड़ने के लिए एक पुलिस टीम का गठन किया गया था। पुलिस टीम के द्वारा 21 वर्षीय रिंकू और 20 वर्षीय शिवा दोनों रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर से गिरफ्तार कर जेल भेज दी। देखिए, ये जयपुर नंबर 4 पे ये श्री महिपाल सिंह के घर पे और श्यामलाल के घर पे एक चोरी हुई, जिसमें कुछ कैश भी गया था और कुछ एसी पार्ट्स और आवश्यक सामानें चोरी हुई थी। दोनों के मुकदमे पंजीकृत किए गए। ये अभी बहुत कम समय हुआ है, टीमें गठित की गई थी। इनमें से 2 अभियुक्त को हमने अरेस्ट किया है और एक अभियुक्त को आइडेंटिफाई किया है, अभी पकड़ पे नहीं आया है। जो 2 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है, इनके कब्जे से एक सोने की चेन है, एसी है, एलईडी है, 2 एसी है और बाकी कपड़े हैं, स्पीकर इत्यादि चीज़ें हमने बरामद की है। और पुलिस का बहुत अच्छा गुड वर्क है। जो एक फरार अभियुक्त है उसको भी जल्दी अरेस्ट किया जाए। उत्तराखंड में पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के बाद उसके शव को खेत में फेंक दिया। मामला उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली अंतर्गत ग्राम देवरिया का है। किच्छा कोतवाली पुलिस ने प्रेमी के साथ मिलकर
पति की हत्या कर खेत में शव फेंकने के मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए जिले की एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने मीडिया को जानकारी दी। कि उनके पति हरीश 15 तारीख रात के 9 बजे से गुमशुदा हैं। इस पर हमारी कोतवाली में गुमशुदगी लिखी गई थी। उसी दिन एक शव बरामद हुआ जिसका पहचान हरीश के रूप में की गई थी, जो उनके घर से 60 या 70 मीटर की दूरी पर एक गेहूं के खेत में थी। 19 तारीख को जब हमारी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी हुई तो उसके बाद वादी शंकर द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें एक नामजद व्यक्ति का नाम दिया गया जिसका नाम मोहम्मद रईस उर्फ बाबू है, जो सिरौली कला कोतवाली किच्छा का ही रहने वाला है। उसमें ये लिखा गया कि उनको शक है कि इस व्यक्ति द्वारा ही उनके भाई हरीश की हत्या की गई है। इस पर हमारी कोतवाली किच्छा में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। जब मुखबिर की सूचना पे जब दबिश दी गई पारुल के घर में जो हरीश की पत्नी है, तो वहां पर मोहम्मद रईस और बाबू भी पाया गया और इनके द्वारा जुर्म इकबाल किया गया कि इन दोनों के द्वारा मिलकर ही एक साजिश के तहत हरीश की हत्या की गई थी। इसमें इनके द्वारा एक तकिए का प्रयोग करके उसका मुंह दबाया गया था, उसे स्मॉदरिंग से मारा गया है। जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि इन दोनों का एक प्रेम प्रसंग था। देहरादून जिला प्रशासन लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई करता नजर आ रहा है। डीएम सविन बंसल के मुताबिक बिना रजिस्ट्रेशन और अतिक्रमण की जद में संचालित हो रहे मदरसों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया जारी है, तो वहीं अभी तक 50 से ऊपर इस तरह के मदरसों पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है और 62 अन्य मदरसे भी चिन्हित किए जा चुके हैं, जिन्हें नोटिस भेजने का काम प्रशासन कर रहा है। देखिए, ये अनिवार्य है कि हमारी जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वो जो कंसर्न हमारे मान्यता एफिलिएशन बोर्ड्स होते हैं, जैसे इस केस में हमारा मदरसा बोर्ड, सो वहाँ से प्रथमतः पंजीकरण होना आवश्यक है। सेकंड इशू है कि जिस भवन में संचालित किए जा रहे हैं कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे राजस्थान विधानसभा के बाहर से और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।